second topic, that is type of research. टाइप्स ऑफ रिसर्च, आई थिंक आज के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा टाइप ऑफ रिसर्च भी अगर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पूरा डीप में डिस्कस करेंगे, ये पूरा होल लेक्चर लेगा टाइप ऑफ रिसर्च। एक्चुअली कई तरीके के हैं रिसर्चेस, और आप लोग ये जो है अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, इसीलिए इसको जो है डीपली पूरा समझना भी जो है जरूरी है, ठीक है। तो टाइप ऑफ, जैसे हम बात कर रहे थे रिसर्च की शुरू में कैरेक्टरिस्टिक और नेचर की हम बात कर रहे थे, तो जैसे इसमें एक चीज़ है रिसर्च में, सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि समटाइम्स आप पूरी तरीके डिपेंड हो जाएंगे अगर अपने गाइड के ऊपर, गाइड ही जो है कुछ आपको रास्ता बताए, तो वहाँ पे आप जो है थोड़ा सा लैग करेंगे। आपको अपने से कुछ चीज़ें जो है ढूंढनी है, अपने से कुछ चीज़ें जो है स्टार्ट करनी रहती है। सबसे पहले तो ये होता है कि उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च के पेपर्स हैं, उसको आप एटलीस्ट जो है उसको फाइंड आउट कीजिए और उसको पढ़िए, एक बार दो बार पढ़िए। पढ़ने का एक तरीका ये भी रहता है रिसर्च पढ़ने का कि जैसे मतलब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों को मिल जाइए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव को जो आपका स्टैटिकल टूल्स है ना, उन दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर वो चीज़ें अगर कोरिलेट आपको समझ में आ रही हैं, तो उससे फिर धीरे धीरे आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव को जो है मतलब उसके स्टैटिकल टूल्स को जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि कई अलग अलग रिसर्च पेपर में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग टूल्स अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी देखना है। जो जर्नल बहुत सारे होते हैं, पीयर रिव्यू भी होते हैं, जर्नल्स ऐसे भी आते हैं कि आप पैसा देके छपवा लीजिए, ठीक है, ऐसा भी रहता है उसमें। लेकिन जो आप देखेंगे ना, बहुत से एकदम लगेगा आपको एकदम चीप टाइप के जर्नल्स हैं, ठीक है। तो उनसे जो है बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो है कोई इंडिया की जर्नल से उसको उससे पढ़िए, या फिर जो है क्या कहते हैं यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल्स हैं उससे करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि जो स्टैटिकल टूल से ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ पे, उसको आप नोट करते जाइए और पर्टिकुलरली उसको जो है लिखते जाइए। सारी चीज़ों को समराइज करने के बाद ही आपको वहाँ पे कुछ समझ में आएंगी। एक ये मत समझिए कि एक अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ लिए उससे रिलेटेड, तो वही जो है सफिशियंट है। कम से कम 12, 14, 15, 16 जितने भी हो सके उसको पढ़िए। कभी कभी ये होता है कि हम लोग आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चीज आपको रिसर्च पेपर मिलेंगे, थीसिस मिलेंगे, उसमें क्या रहता है कि उसमें जो ये रहता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहता है, एक ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एक ही कोटेशन, सेम चीज कई सारे थीसिस में मिलेंगी, ठीक है। तो उन चीजों से बचिए जो है कि उस तरीके से आप अपना जो है व्यू देखिए, उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके थ्रू आप जो है उसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही आप समझ जाएंगे कि जो है हमको आगे फर्दर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो है जो मतलब पोर्शन है ना, इसको आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, इसलिए कि इसमें ही से आपके पूरे रिसर्च को जो है यहाँ पे सॉल्व आउट किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आपका वही क्लियर नहीं है, कभी कभी आप रहता ये है कि आप देखेंगे कि बहुत से उसमें जो है मीन लगा के या जो है स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन लगा के या परसेंटेज एनालिसिस लगा के पूरे रिजल्ट को फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान देना है कि हमको कौन सा जो है स्टैटिकल टूल्स अपनाना है। इसके लिए हमको पर्टिकुलरली जितने भी हैं, अगर आप किसी रिसर्च पेपर में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो दो तीन चीज़ें खास करके पढ़ लीजिएगा। पहला है एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिएगा, कई बार एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा इंट्रो का पार्ट पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो है उसका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है वो जरूर पढ़िए, ठीक है। एनालिसिस एनालिसिस में आपको मेथोडोलॉजी में सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। एनालिसिस में कौन से टूल्स अपनाया है, कैसे अपनाया है, ये भी आपको वहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। तो ये सारे पोर्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटायर रिसर्च में। और जो आपका रिसर्च होगा तो वो रिसर्च जो है वो एक कन्फाइंड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप सभी लोग अपना सिनॉप्सिस तो जमा ही कर चुके होंगे। सिनॉप्सिस जमा है ना? सिनॉप्सिस जमा है? तो सिनॉप्सिस जमा है तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव और टाइटल तो ऑलरेडी सेट है।
ठीक है। अब आपको जो है ज़्यादातर मेथोडोलॉजी के पोर्शन में और थ्योरेटिकल टूल्स वाले पोर्शन में ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम लोग देखते हैं कि बहुत बार ये होता है कि हम लोग जो है डायरेक्टली किसी का रिव्यू ऑफ लिटरेचर डायरेक्ट उठा के अपने थीसिस में जो है पुट कर देते हैं। ठीक है। ये चीज़ें यहीं पे गलत हो जाती हैं। आप अब्स्ट्रैक्ट अगर आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं तो अब्स्ट्रैक्ट पढ़ के एटलीस्ट उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को जो है फ्रेम कर सकते हैं अपने उसमें। इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन होता नहीं है और ये आपके उसमें क्या कहते हैं प्लेगरिज्म में पकड़ने के चांसेस रहते हैं। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा। कॉपी पेस्ट करने में आपका अगर एक बार प्लेगरिज्म पकड़ा जाता है तो शायद कुछ साल के लिए उसमें वो रहता है या 6 महीने के लिए जो है मतलब आपको फिर से उस पे वर्क करना पड़ जाता है। प्लेगरिज्म का ज़्यादा कोशिश करना कि वो ना पकड़ा जाए। खुद से लिखिए डायरेक्ट, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। रिसर्च डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, रिसर्च डिजाइन की। तो रिसर्च डिजाइन में हम लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन क्या होना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट और कॉमर्स के बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मैनेजमेंट कॉमर्स की बात करते हैं तो हम लोग रीजन सिलेक्ट करते हैं। जैसे लाइक कि अगर हम ये जौनपुर रीजन सिलेक्ट करते हैं या वाराणसी रीजन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ लोगों का ये होगा कि एसएमई पे जो है वर्क करने का, ठीक है, एमएसएमई पे वर्क करने का या माइक्रो फाइनेंस पे वर्क करने का जो हो मतलब जो उनके रिसर्चेज है वो है। ठीक है। तो एसएमई एमएसएमई पे या फिर माइक्रो फाइनेंस पे जो भी रिसर्चेज आप करेंगे तो इसमें जो पर्टिकुलर डेटा लेना रहेगा, डेटा दो तरीके से ले सकते हैं। डायरेक्ट आप जो है जो ये वर्क इसमें फील्ड में वर्क कर रहा है, मतलब कि जो एमएसएमई चला रहा है, जो माइक्रो फाइनेंस जो लोन लिया है वो है, ठीक है। तो उनसे आप डायरेक्ट डेटा ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती ये है कि जैसे वो क्या कहते हैं अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो लोन सैंक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी जाके आप जो है वहाँ से डेटा ले सकते हैं, सेकेंडरी डेटा जो है वहाँ से ले सकते हैं। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का यहाँ खास ख्याल रखना होगा। अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है डेटा ये सिलेक्ट कीजिए कि हमको कहाँ से प्राइमरी डेटा सिलेक्ट करना है और कहाँ से सेकेंडरी डेटा सिलेक्ट करना है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जैसे अगर आपका जो रिसर्च है वो प्राइमरी डेटा पे और लेकिन आप जो है क्या कर रहे हैं उसको जो है सेकेंडरी डेटा पे उसको जो है एनालाइज कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती हैं। कॉपी पेस्ट जो आपको मतलब जैसे कंपनी की साइट पे या फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्वेश्चन आपको अगर रखना भी है तो वो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका जो रिसर्च का इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही उसको रखिएगा और कोशिश करिएगा कि जो सिर्फ रिलेवेंट डेटा है उसी डेटा को वहाँ पे पुट करिएगा। अदरवाइज प्लेगरिज्म पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। और जो भी आप जैसे जो भी फिगर या जो भी डेटा लेते हैं तो वहाँ नीचे सोर्स में आपको दिखाना होगा कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है। वो सोर्स में दिखाना रहेगा। और ठीक इसी तरीके से बिब्लियोग्राफी में भी उसको मेंशन करना रहेगा कि इस पर्टिकुलर सोर्स से लिया गया है। और आप कौन सी स्टाइल अपनाते हैं, ए टू जेड स्टाइल अपनाते हैं या जो है कोई और स्टाइल अपनाते हैं थीसिस राइटिंग की। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे जब आगे आएंगे तो। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। रिसर्च में बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपके गाइड अगर आपको कोऑपरेट करेंगे सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। बस ये है कि शुरुआत आप अपने खुद से कीजिए। ठीक है। आप जो है पेपर पढ़िए, कुछ पेपर पढ़िए जो है उसमें से जो है पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को जो है क्या करिए एक्सट्रैक्ट करिए, है ना। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है कुछ लिखना शुरू कीजिए, उसको जो है गाइड से लगातार कंसल्ट करिए कि जो है मतलब ये कैसा है कैसा नहीं है। वो धीरे धीरे जो है आप अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट ही आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो है सिंपली जो है आपका धीरे धीरे काम जो है आगे बढ़ता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 4 महीने के बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट से आप जो है निकल के डायरेक्ट जो है आप
जब रिव्यू कर लीजिए अच्छे से, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी अगर लिख सकते हैं तो उसको लिख लीजिए। फिर आप जो है डायरेक्ट अगर अपना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं क्वेश्चन तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे अगर आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो क्वेश्चन फ्रेम करना जरूरी है। आप जितनी जल्दी डेटा कलेक्ट करके प्राइमरी जो है मतलब क्वेश्चन फ्रेम करके उसको अप्रूव करा के जो है अपने गाइड से आप जितनी जल्दी डेटा कलेक्ट कर लेंगे आप उस पर काम जो है आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा जिनका भी वर्क हो प्राइमरी डेटा पे वो कोशिश करिएगा कि विद इन 6 मंथ जो है वो क्या करें, वो अपना क्वेश्चनायर को फ्रेम करें। क्वेश्चनायर फ्रेम करने का तरीका ये है कि आप जब भी कोई थीसिस देखेंगे उसमें लास्ट में अपेंडिक्स में जो है लास्ट में क्वेश्चनायर उसमें पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चनायर अगर आप फ्रेम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है किस मॉडल पे आपका क्वेश्चनायर बेस्ड है। जैसे हम पीजेडबी मॉडल की बात कर रहे हैं, पीजेडबी मॉडल अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो पीजेडबी मॉडल इस इससे वो चीज़ें जो है क्या होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन जो है इम्प्लाइड होने चाहिए। उस क्वेश्चनायर के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट प्राइमरी पार्ट जो होता है वो जो है कस्टमर का पूरा क्या है वो डेमोग्राफिक बैकग्राउंड लेता है ना, लाइक इज एज, जेंडर, ठीक है, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें उसमें जो है पहले पार्ट में होती है। दूसरे पार्ट में आप ये सब सारी चीज़ें से हट के बिल्कुल डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट नोट पे आते हैं। ठीक है, आपको कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, ऑब्जेक्टिव और टाइटल के हिसाब से उसमें सोचिए कि जो है क्वेश्चन जो रहे सिर्फ वैसे ही रहे जिसको कि आप जो है मतलब जिससे कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो पाए, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो पाए। ठीक है, या आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाए। बहुत से लोग ये करते हैं कि जैसे कॉमर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं कि 40-40 क्वेश्चन रख देते हैं, है ना। अगर आप कस्टमर से डायरेक्ट 40 क्वेश्चन रख दिए, किसी भी 1-2 कस्टमर जो आपको बहुत क्लोजली होगा, ठीक है, वो 40 क्वेश्चन भर के बैठ के भरेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका क्लोजली नहीं है, डायरेक्टली अगर रैंडम आपका जो है सैम्पलिंग है, ठीक है ना, रैंडम सैम्पलिंग है, आप अगर किसी को दे देंगे वो 40 क्वेश्चन कभी नहीं भरेगा, है ना। वो 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक जाएगा, उसके बाद कहेगा यार भर लेना अपना। ठीक है, ये एक मतलब कह सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है कि डायरेक्ट वो इतना ज़्यादा क्वेश्चन इंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कम से कम करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन लॉजिकल होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा ना हो कि पहला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करे। ठीक है ना, इन सबको हमको बार बार जो है उसको करना पड़ता है। पायलट टेस्टिंग में ये सारी चीज़ें जो है आप जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे पायलट टेस्टिंग में सारी चीज़ें जो है सर्च आउट हो जाएंगी। ठीक है, आप जो है जब पायलट टेस्टिंग करिए कोशिश करिए कि अपने कलीग जो ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं उनको, या जैसे जो लोग लॉ वाले हैं या जो लोग जो है अदर डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग के हैं जैसे सर, तो वो क्या करें अपने कलीग्स को उस क्वेश्चन को दिखाएं, उसको फिलअप करने के लिए भेजें। एक चीज़ होता है जो है उसमें क्या कहते हैं वेबसाइट से भी जो है आप जो है या मेल से जो है लोगों को भेज सकते हैं। हालांकि कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों को भेज दीजिए। सोशल साइट पे लिंक्डइन पे जो है आप क्वेश्चन को गूगल फॉर्म में या फिर ऐसे किसी भी तरीके से आप भेज सकते हैं। तो पायलट टेस्टिंग में क्या होगा कि वो सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि आपके क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, क्या इसमें जो है सजेशन मिल रहे हैं या फिर क्या कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 2-3 एक्सपर्ट ऐसे हों जिनको आप क्वेश्चनायर दिखा सकें। फाइनल जो राउंड आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसमें ये लोग बहुत हेल्प करेंगे कि आपके क्वेश्चनायर में क्या कमी है, क्या जाती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्वेश्चनायर में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को कंट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या जी सर, है ना, तो क्वेश्चनायर को क्या होना चाहिए, कंट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, और उस पर जो है आपके ऑब्जेक्टिव के बेस होने चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और वो आपके क्वेश्चन को सॉल्व आउट भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो क्वेश्चनायर को वैलिडेट करने का तरीका होता है, एक होता है एसपीएसएस के थ्रू होता है, जिसमें जो है एसपीएसएस के थ्रू भी करते हैं। लेकिन अगर एक वैलिडेट करने का ये होता है कि कम से कम 5 जो एक्सपर्ट हैं आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, या वो ऑलरेडी जो है दे हैव डन पीएचडी और दे आर कंसर्न विद एनी डिपार्टमेंट, तो उनसे भी आप जो है क्या कर सकते हैं, वैलिडेट करा सकते हैं कि अब जो है ये जो क्वेश्चन जो है उसको वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, जो
रिलायबिलिटी स्टैटिक्स होता है एसपीएसएस में। रिलायबिलिटी स्टैटिक्स के जरिए आपके क्वेश्चनायर फिल्ड होने के बाद जो सारे जो डेटा हैं फिल्ड होने के बाद रिलायबिलिटी स्टैटिक्स के जरिए हम उसकी जो क्वेश्चनायर है जो डेटा है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। और वो रिलायबिलिटी का जो पैमाना ये है कि 0.7 से ऊपर होना चाहिए, 0.7 से 1 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर 0.7 से कम है तो मतलब कि आपका जो पूरा इंटायर डेटा कलेक्शन है या तो फेक है या तो जो है सही नहीं भरा गया है, ठीक है ना। उसको वैलिडिटी नहीं देते, कोई भी जो है इसको वैलिडेट नहीं करेगा कि अगर 0.7 से उसको नीचे आ जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेस हैं, बढ़ते वक्त जो है आपको एप्लीकेशन में जब भी पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो है इन सब सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों का जो है छोटी छोटी चीज़ों का उसको ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चनायर बनाते समय भी आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा जो जैसे बहुत से लोग डिस्क्लोज नहीं करते कि मोबाइल नंबर डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है ना। और आप मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश मत करिएगा कि जो है नहीं हमको मोबाइल नंबर ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ग्राउंड लेवल पे ये थोड़ा डिफिकल्टी रहता है ना। आदमी नाम भी कभी कभी भरता है ना तो गलत नाम भर देता है, ठीक है। ये सब डिफिकल्टी रहेंगी, बट आपको डेटा लेना है तो आप जो है डेटा लीजिए, उसको वैलिडेट कीजिए और हो सके तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे पुट रखिए जिससे उसको उसका इंटरेस्ट समझ में आए कि ये इंटरेस्टेड है कि नहीं। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कंसर्न लोगों से ही डेटा फिल करवाइएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मोबाइल इंडस्ट्री में अगर फोर व्हीलर में आप सर्वे कर रहे हैं, फोर व्हीलर पे आपका रिसर्च है, तो ऐसा नहीं कि जिसके पास फोर व्हीलर नहीं है उससे भी आप फॉर्म भरवा दीजिए, ठीक है। वो फॉर्म तो भर देगा, उसको उसका इसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके रिसर्च जो है वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज होने के चांस रहेंगे या फिर वो गलत डेटा मिलने की वजह से जब आप उसको जब स्टेटिकल टूल्स अप्लाई करेंगे फिर वहाँ पे वो चीज़ें जो है दिक्कत करेंगी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं रिसर्च के तो जो है वो डिस्कस कर रहे थे, वो हो गया है, ठीक है? तो अभी आपको काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अग्रवाल सर हैं, वो फर्दर डिस्कस करेंगे इस चीज़ों पे।